नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे अमेरिका की, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश ने पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की ओर कर दी है। ट्रंप ने तीसरी बार जताई है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा, और तो और ईरान के हॉर्मूज पर भी दावा कर दिया है। क्या है ये माजरा, रिपोर्ट में देखिए। तीसरी बार। Unfortunately, we have a little rule and regulation that says you're not allowed to run. If they'd like to change that, I'll be very happy. क्या ट्रंप करेंगे कानून में बदलाव? We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. होर्मुज पर भी फिर किया दावा। And we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon. ट्रंप का क्या है इरादा? क्या डोनाल्ड ट्रंप 2028 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना साकार करने वाले हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों से तो यही लगता है कि उनकी ख्वाहिश कुछ ऐसी ही है। पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट जिसमें सिर पर टोपी लगाकर उस पर 2028 लिखा होना, और अब फिर एक बार ट्रंप ने कह दी है ऐसी बात जिससे उनका इरादा हो जाता है साफ। Likewise, a great Tony Fabrizio, a great pollster, he said the same thing. He said nobody could come close to beating you. Unfortunately, we have a little rule and regulation that says you're not allowed to run. If they'd like to change that, I'll be very happy. यानी ट्रंप साहब के मन की बात उनकी जुबान पर आ ही गई, और जिस तरह ट्रंप नए नए कानून ला रहे हैं, अमेरिका में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए सख्त नियमों की वकालत कर रहे हैं, उससे वो दिन भी दूर नहीं नजर आते जब ट्रंप सीनेट में ऐसे भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर लगे नियमों को ही बदल दे, क्योंकि फिलहाल के कानून के हिसाब से तो ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना नामुमकिन है। एक और ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पहले होर्मुज को ब्लॉक कर बैठे अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को घेरा। ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि उन्हें समझ नहीं आता ईरान में किससे बात करनी है, क्योंकि वहां का राष्ट्रपति कोई नहीं बनना चाहता। It's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president. ईरान के राष्ट्रपति का मजाक बनाने के साथ साथ ट्रंप ने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का राग आलापा और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका की टेरिटरी है। Now, we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. वहीं ट्रंप के दावों पर ईरान ने पलटवार किया। ईरान के एमपी अजीजी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अमेरिकियों ने साबित कर दिया है कि वे कूटनीति की भाषा नहीं समझते, इसलिए वे ना तो प्रतिबंध हटाएंगे, न संसाधन जारी करेंगे और न ही समुद्री डकैती पर रोक लगाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि शक्ति की भाषा से न केवल उन्हें इन कदमों को उठाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, बल्कि वे ईरान जैसे महान राष्ट्र से माफी मांगते हुए इस क्षेत्र को छोड़ भी देंगे। अमेरिका ईरान के अपने अपने दावों के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सऊदी अरब में हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक की है। यमन से सटे इलाकों को उन्होंने निशाना बनाया है, जिसका वीडियो भी हुती ने जारी किया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका दोनों अपनी अपनी घेराबंदी किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया की जमीन पर इजरायल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। एयरबेस पर इजरायली हमले के बाद तनाव उस कदर बढ़ गया कि अमेरिका को भी इजरायल को खरी खरी सुनानी पड़ गई, और अब तुर्की ने गाजा मामले में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की मांग कर दी है। यानी सीरिया से गाजा तक एर्दोगन और नेतन्याहू की टक्कर अब और तेज होती दिख रही है।
सीरिया की जमीन इजरायल और तुर्की के बीच बढ़ते टकराव का नया मैदान बन गई है। सीरिया में बीते मंगलवार को अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायल ने हमला किया और इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े सैन्य टकराव की वजह बन सकती है। इजरायल का आरोप था कि सीरिया इस एयरबेस पर तुर्की की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की इजाजत दे रहा है। यानी इजरायल को डर था कि सीरिया में तुर्की का सैन्य ठिकाना मजबूत हो सकता है और इसी आशंका के बीच इजरायली लड़ाकू विमान सीरियाई एयरबेस तक पहुंच गए। इस हमले के बाद इजरायल और तुर्की के बीच तनाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि जिस इलाके में इजरायली विमान पहुंचे थे वो तुर्की की सीमा के बेहद नजदीक है। तुर्की का कहना है कि उसने अपनी तरफ विमान को आते देखा, लेकिन ये पता नहीं चला था कि फाइटर जेट्स के टारगेट क्या हैं। यानी हालात ऐसे भी बन सकते थे कि तुर्की भी अपने विमान हवा में उड़ा देता और दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो जाता। इजरायल और तुर्की में बढ़ते टकराव के बीच अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। एक तरफ इजरायल अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की नाटो का सदस्य देश। लेकिन अमेरिका ने इस टकराव पर खुलकर इजरायल को खरी खरी सुनाई है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने कहा, इजरायल का ये कदम अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाने वाला है। ये हमला क्षेत्रीय स्थिरता को आगे नहीं बढ़ाता। इजरायल को खुफिया जानकारी मिली थी कि तुर्की सीरिया के एयरबेस पर सैन्य साजो सामान तैनात कर रहा है। अमेरिका ने इस इनपुट की जांच की। अमेरिका की जांच में पुष्टि नहीं हुई। मतलब यह है कि अमेरिका ने इजरायल की आशंकाओं को खत्म भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने उकसाने वाला कदम उठाया। इस पर अमेरिका का स्टैंड है कि या तो इजरायल के अंदर कम्युनिकेशन फेल्योर हुआ है या फिर इजरायल ने जानबूझकर तुर्की को उकसाने वाली रणनीति बनाई। इसी को लेकर तनाव और बढ़ गया। दरअसल इजरायल और तुर्की में बढ़ते तनाव के पीछे वजह है सीरिया में बदलता शक्ति संतुलन। बशर अल असद की सत्ता खत्म होने के बाद नए सीरियाई नेतृत्व के साथ तुर्की का प्रभाव लगातार बढ़ा। गृह युद्ध के दौरान भी तुर्की ने विद्रोही गुटों का समर्थन किया। असद के बाद के सीरिया में एर्दोगन अपनी भूमिका और मजबूत करने की फिराक में और इजरायल को तुर्की का यही बढ़ता प्रभाव खटक रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तुर्की नई सीरियाई सत्ता के करीब है जबकि इजरायल सीरिया में सैन्य खतरे को लेकर अलर्ट है। इस तनाव के बीच तुर्की ने गाजा से जुड़े एक मामले में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। तुर्की के मुताबिक नेतन्याहू और एक अन्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इन पर जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और यातना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला गाजा की तरफ मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला से जुड़ा हुआ है। बहरहाल तनाव पहले से चल रहा था और अब तुर्की के इस कदम से मामला और गर्म हो गया है। अब इस लड़ाई के 3 मोर्चे साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला, सीरिया में सैन्य दबदबे की लड़ाई है। दूसरा, गाजा को लेकर नेतन्याहू और एर्दोगन की सीधी राजनीतिक जंग है। वहीं तीसरे मोर्चे पर अमेरिका की कूटनीतिक परीक्षा। तनाव बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में ये बड़ा मोड़ ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शहबाज सरकार ने आज रावलपिंडी में 6 महीने के लिए पाकिस्तानी सेना की 3 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। सरकारी आदेश में अप्रत्याशित खतरों का जवाब देने की आवश्यकता का हवाला दिया गया है। यह माना जा रहा है कि रावलपिंडी को इमरान खान समर्थकों से खतरा है, इसलिए डरपोक मुनीर ने सेना तैनात करवा दी है। रावलपिंडी में उतारी गई सेना। पाकिस्तान में बड़े संकट की आहट। पीटीआई से डर रहा मुल्ला मुनीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नता बताकर इमरान खान को फिर से जेल में डलवाने के बाद मुल्ला मुनीर को डर सताने लगा है। कहीं पीटीआई कार्यकर्ता रावलपिंडी के आर्मी मुख्यालय में आकर हमला न कर दें,
इसी डर से मुनीर ने रावलपिंडी के संवेदनशील जगहों पर सेना की 3 कंपनी तैनात कर दी है। राजनीति से प्रेरित इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीटीआई कार्यकर्ताओं से डर गई है? वो सभी लोग जो अपने आप को अदालतों से, आईन से, कानून से बालातर समझते हैं, उन्होंने अदालती हुक्म रद्द की टोकरी में फेंक दिया और अदालतों को बताया कि तुम्हारा बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अदालतें और उसमें बैठे जजेस, ये आपका इम्तिहान है। अगर इन अनटचेबल्स को, इन ताकतवरों को आप कानून के कटहरे में नहीं ला सकते, तो आपको मासूम लोगों के खिलाफ फैसले सुनाने का कोई हक नहीं है। पंजाब गृह विभाग की सिफारिश पर पाकिस्तान सरकार ने अगले 6 महीने के लिए रावलपिंडी में सेना तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस आदेश को लागू करने के पीछे रावलपिंडी में किसी अप्रिय घटना रोकने की वजह बताई गई। ये फैसला हालिया घटनाक्रम को देखते हुए लिया जाना बताया गया। रावलपिंडी में सेना की तैनाती इसलिए बेहद संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि यहीं पर पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। इमरान खान के ऊपर प्रेशर था कि वो प्रपोज्ड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ये डिफेंस सर्विसेज एक्ट और खास तौर के ऊपर नए सूबों का जो प्लान है उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और कोई पैगाम भिजवाएं कि फिक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान ने मना कर दिया। ये पीटीआई के अंदर इमरान खान के जो लॉयलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं और पाकिस्तान इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी के मेरे सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि खान ने मना कर दिया। ठीक है, और बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया। और मैसेज मुबैना तौर के ऊपर बड़ा सीधा है कि कोई सरेंडर नहीं होगा। जिस तरह फौज को सरेंडर करने की आदत है, उन्होंने कहा कोई सरेंडर नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और सबसे अहम बात के प्रोविंसेस के ऊपर या आसिम मुनीर को खुदा समझने, खुदा मानने या उसको सिजदा करने के ऊपर इमरान खान नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कार्यकर्ता ने रावलपिंडी में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। मारा गया शख्स खैबर का रहने वाला था और उसके पास से पीटीआई का झंडा बरामद हुआ। हालांकि पीटीआई ने साफ तौर पर उस शख्स से संबंध होने से इनकार कर दिया। सरकार पर साजिश के तहत हमलावर को पीटीआई से जोड़ने का आरोप लगाया। अगर एक लीडर को इतना ही आप स्पेस नहीं दे रहे, हॉस्पिटल जाना आपके लिए मुश्किल है, हॉस्पिटल में एक रात गुजारना मुश्किल है, जबकि 1000 दिन से ज्यादा वो जेल में गुजार बैठा। जनाब स्पीकर, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। दिल खून का आंसू रो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप यही फोर्स कर रहे हैं। अवाम जब उठ खड़ी होती है तो रियासतें रहती नहीं है, रियासतें अवाम से बनती है, रियासत से अवाम नहीं बनती। इमरान खान की रिहाई और स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। पीटीआई ने शहबाज सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने का आरोप लगाया और 27 सितंबर को देश भर में मार्च निकालने का ऐलान किया। 18 अगस्त को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 48 घंटे के अंदर रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया और 16 सितंबर तक अस्पताल में रखने का आदेश दिया। लेकिन शहबाज सरकार ने इमरान को एक सरकारी अस्पताल भिजवाया और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इशारे पर शहबाज सरकार ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुचल दिया। यानी साफ है कि आतंकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई कीमत नहीं है। इस घटनाक्रम से साबित हो गया कि पाकिस्तान में सारे फैसले सेना करती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार केवल नाम के लिए है, दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है। डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और आस्ते आस्ते पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को भविष्य में चलाने वाले हैं। अब गेंद पीटीआई के पाले में है। पार्टी अपने नेता की रिहाई और मुनीर की तानाशाही के खिलाफ किस हद तक जा सकती है? पीटीआई के नेता केवल खैबर पख्तूनख्वा में बयानबाजी तक सीमित रहेंगे या फिर इस्लामाबाद मार्च करके मुनीर, शहबाज के खिलाफ जनता को अपने पक्ष में ला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, पीओके में आम नागरिकों से बर्बरता का मामला। ब्रिटिश सांसदों का यूएन महासचिव को पत्र, पीओके में बिगड़ते हालात पर दखल की मांग की है। 70 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने पत्र लिखा है। पाकिस्तान की सेना के अत्याचार को रोकने की मांग की गई है। इस पत्र में लोगों को सुरक्षा के लिए
लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। पीओके में हालात जैसे बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी जैसे अत्याचार कर रही है, जैसे जीना दूभर कर रही है लोगों का, उसको देखते हुए 70 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने पत्र लिखा है कि भाई अब सहायता पहुंचाई जाए वहां के लोगों को।